अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आज आपका मेज़बान समी इब्राहिम। मैं शाजिया की जगह मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दूंगा क्योंकि अभी भी उनकी सेहत ठीक नहीं है। हम दुआ गो हैं कि वो जल्दी सेहतयाब हों और मंडे को हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत करें। नाज़रीन, अल्लामा ताहिरुल कादरी की जो सियासी आमद है उसने एक हलचल मचा रखी है और जो 14 जनवरी नज़दीक आ रही है उस सियासी हलचल में इजाफा होता जा रहा है। अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने ऐलान किया है कि वो 3 लाख अफराद को साथ लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और आज एक हुकूमती टीम उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हवाले से। दूसरी सियासतदानों, दूसरी जमातों का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह नवाज शरीफ साहब ने कल ये कहा कि शेखुल इस्लाम यहाँ पर जो इंतखाबी अमल है उसमें खलल डालने के लिए आए हैं। एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो ये कि MQM के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन ने सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोन पर बात की है और उनको ये कहा है कि वो हुकूमत की हमायत जारी रखेंगे। इस पर आज बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए खसूसी तौर पर ज़ीशान बख्श जो हमारे नुमाइंदे हैं, सियासी कवरेज करते हैं, उनसे हम ज़रूर पर्सपेक्टिव लेंगे कि ये मुस्लिम लीग नून अब खुलकर सामने आई है तो आगे चलकर क्या होगा। दूसरी जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें वज़ीरिस्तान से ये खबर आई है कि एक अहम तालिबान कमांडर मुल्ला नज़ीर एक ड्रोन हमले में हलाक कर दिए गए हैं। इस पर आज बात करेंगे अपने वहाँ नुमाइंदों से कि ये जो डेवलपमेंट है इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि मुल्ला नज़ीर अच्छे तालिबान में से थे, यानी उन तालिबान लीडर्स में थे जिनका पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त एक अलायंस था और वो जो ऐसे तालिबान जो हुकूमती तनसीबात पर हमला कर रहे हैं उनका सफाया करने में मसरूफ़ थे। इसके अलावा यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है और पूरे पंजाब में जो लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हॉस्पिटल्स में कोई चीज़ उनके लिए अवेलेबल नहीं है। अपने नुमाइंदों से बात करके देखेंगे कि वहाँ पर मज़ीद क्या सूरत हाल है और क्या हुकूमती सतह पर कोई कोशिश की जा रही है कि इस हड़ताल को ख़त्म कर दिया जाए। फिर आजकल धुंध का भी हम शिकार हैं, मौसम की शिद्दत का शिकार है। आज मौसमियात के एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और देखेंगे कि इसका सब्जियों फसलों पर इस चीज़ के क्या असरात होंगे। और जो जिस रिपोर्ट का इंतज़ार था बड़ी देर से, बड़ी शिद्दत से, एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट, वो बिल आखिर वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। अभी तक उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन अपने नुमाइंदों से ज़रूर पूछेंगे इस्लामाबाद में कि इस रिपोर्ट में क्या है और क्या वो सवाल जिसके लिए ये कमीशन बनाया गया था उसका जवाब तलाश करने में कोई कामयाबी हुई है। और हमेशा की तरह अब चलते हैं सईद काजी साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि इनके पास आज क्या खबरें हैं। समी इब्राहिम साहब, कल भी हमने मीजल्स की बात की थी और आज WHO की रिपोर्ट आ गई है उस पर, जिसे आज तो नहीं आई, चंद दिन पहले आई और उसे पब्लिक नहीं किया गया। बड़े अलार्मिंग और आई ओपनिंग उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि उसमें बताया ये कि मैं तफसील में तो बाद में जाऊंगा, मगर ये कि इम्यूनाइजेशन नहीं हुई और जो हुई है सिंध में वो 52 या 50-60% के माबैन हुई है। बेपनाह इसमें लोग शिकार हुए हैं और हमें फिगर्स इसलिए नहीं पता कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सरकारी अस्पतालों की तरफ नहीं आए बल्कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जाके इलाज करवाते रहे। इस रिपोर्ट्स की मैं तफसील दूंगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स दूंगा कि ये क्यों एक इतनी बड़ी आउटब्रेक हुई है और फिर ये जो हमारा सिंध हमारा जो एक बड़ा ही प्यारा सूबा भी है और ये लोग इनकी बड़ी वैलियंट स्ट्रगल थी, ये मार्शल लॉ के खिलाफ लड़ते रहे। ये इसलिए तो नहीं लड़ते रहे कि इनके बच्चे खसरे से मर जाएं क्योंकि इम्यूनाइजेशन नहीं हो रही। इस पर बात करेंगे। इसी के साथ जुड़ी हुई खबर है दूसरी, फ्लाइट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ट्विन सिटीज से एक सरकारी खबर रसायन एजेंसी की यह खबर है, खास तौर पर मैंने लिया कि ये लोगों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं जो जगह जगह खुल रहे हैं और वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, फ्लीस कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। इस पे कुछ लोगों की जो राय और कुछ एक सर्वे है इस पे। और एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट, तौकीर सादिक साहब बिल आखिर बोल पड़े और स्काइप पे उन्होंने एक अहम अंग्रेजी अखबार के साफ़ी को से गुफ्तगू की और आज उसको जिसमें उन्होंने फरमाया कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। अब पता नहीं ये आलमी साजिश है या कौमी साजिश है, और वो फरमा ये रहे हैं कि जनाब मुझे इम्प्लीकेट किया जा रहा है और मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं जो पार्टी लीडरशिप है या जो जिस वक्त पावर में पीपल्स पार्टी है इसके लीडरों के खिलाफ बात करूं। और जब उनसे पूछा गया कि कौन आपको मजबूर कर रहा है तो उन्होंने नैब का नाम लिया और जब उनसे ये पूछा गया नैब के अपॉइंटेड तो खुद सदर साहब के अपॉइंटी हैं किबला फसी बुखारी। तो ये दिलचस्प बात है, इस पे आगे चलेंगे। और फिर एक और बात,
1370 वर्कर्स जो हैं वो मर गए इस साल 2012 में। मैं ख़ास तौर पर विद स्पेशल रेफरेंस टू पीएम साहब का जो बयान था कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स में, जब उन्होंने ये कहा कि जी ये जो फैक्ट्री में मामला हुआ था ये हादसा था, ये हादसा नहीं था, ये क्यों होता है इस तरह और कहाँ कहाँ आप वो प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करते, इट्स अ मर्डर, ये इस पे बात करेंगे। अब ज़ीशान एक तो आप हमें बताएंगे मुस्लिम लीग नून का पर्सपेक्टिव भी, और आपके पास क्या है हमें बताएं। बेसिकली समी साहब, मुस्लिम लीग नून तो गुज़िश्ता 10 रोज़ से इंतज़ार कर रही थी कि जिस तरह मियाँ साहब ने कल कहा कि शेखुल इस्लाम आए हैं, कई बरसों से वो बाहर थे और इसी वक्त का इन्होंने इंतखाब क्यों किया, एक तो इस पर कुछ बात करेंगे। इसके साथ मैं बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ भी, अब देखें कि इमरान खान गुज़िश्ता 10 रोज़ से 23 दिसंबर का ये लाहौर में जलसा हुआ है, वरना आमतौर पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो फौरी तौर पर अपना रिएक्शन शो करती है। तहरीक इंसाफ भी अब तक इस पर खामोश है। हम उन्होंने कहा कि जो ये बातें कर रहे हैं उनसे हम कदरे आप आज तहरीक इंसाफ का भी हमें पर्सपेक्टिव बताएंगे। नाज़रीन, आज का सवाल भी हमारा इसी सियासत से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में दोस्त हैं? हमें इस पर SMS कीजिए, टेलीफोन कॉल कीजिए। यहाँ पर एक लेते हैं ब्रेक के बाद इन मौज़ूआत पर तफसील से बात होगी। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू का आगाज़ ज़ीशान बख्श से करते हैं। ज़ीशान, आप मुस्लिम लीग नून को कवर करते हैं और अब एक सामने मौक़िफ़ वाज़े आया है। नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि शेखुल इस्लाम यहाँ पर इंतखाबात में रखना डालने के लिए आए हैं। क्या हिकमत अमली है मुस्लिम लीग नून की सारी सूरत हाल को काउंटर करने के लिए? समी साहब, बेसिकली शेखुल इस्लाम तो उन्होंने थोड़ा सा शायद उनके तंजिया अंदाज में कहा है, क्योंकि वो बड़ी अच्छी तरीके से इनका बैकग्राउंड भी जानते हैं, किस तरह डॉक्टर साहब आए, इनकी सियासत का आगाज़ हुआ। और अब देखें कि गुज़िश्ता 10 रोज़ से मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत थी वो बिल्कुल खामोश थी। पार्टी लीडर्स बयानात ज़रूर दे रहे थे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया था। 2-3 रोज़ कबल जो बीट रिपोर्टर्स हैं मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने मुलाकात भी की, काफ़ी सारी गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने उसको कहा कि ये हमारे और आपके दरमियान ही रहे, ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू। लेकिन कल मैंने देखा कि जब बुगटी साहब आए हुए थे तो उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने खुलकर इस चीज़ का इजहार किया कि जो गैर जमहूरी कुव्वतें इस वक्त अलामा साहब को आगे लाने की कोशिश कर रही हैं, उनका ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन डिलेइंग टैक्टिक्स है। और इसके अंदर ख़ास तौर पर जो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, और उसमें उनका कहना था कि दारुल हुकूमत की जानिब जो लश्कर कशी की तैयारी की जा रही है, इसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी और वो कुव्वतें इसकी हमायत कर रही हैं। एक आपने ये कहा कि लश्कर कशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत तो ये कह रही है कि हम उनको नहीं रोकेंगे और वो अपने जुलूस जो है वो ले जा सकते हैं। वो पब्लिक ओपिनियन मेकिंग के हवाले से कि कौम ये चाहती है कि इस वक्त ये लश्कर कशी का टाइम नहीं है, लोग तब्दीली चाहते हैं। और उनका कहना है कि हम भी ये जो जमहूरी निज़ाम है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो जमातें उनकी हमायत कर रही हैं, उनका कहना है कि अगर कराची वाले उन्होंने MQM की तरफ इशारा किया, फिर उन्होंने चौधरी बरादरान को इसमें लिया। दोनों जमातें वो हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं, हुकूमत की इत्तेहादी हैं। जो इंतखाबी इस्लाहात अलामा साहब चाहते हैं, उनका कहना है कि ये इस्लाहात पार्लियामेंट में मौजूद जमातें अगर नहीं कर पा रही तो वो किस तरीके से बयाक। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेज बिहाइंड द सीन? कोई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में गुफ्तगू भी हो रही है इस मामले पर? देखें, इसहाक डार साहब से इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे हमने पूछा, गो कि उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हमारे ज़राए, उनका कहना है कि दोनों के दरमियान अंदर की क्या बात, ज़राए का कहना है कि उनके दरमियान इस चीज़ पर मफाहमत मौजूद है और वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो और अपने टाइम पर हो, क्योंकि अगर नहीं होते तो दोनों जमातें नुकसान में रहेंगी। जितनी पार्टियां पार्लियामेंट से बाहर हैं वो सब ये चाहती हैं कि इलेक्शन थोड़ा चाहे डिले हो जाए और सबको उसके अंदर मुशावरती अमल में शामिल किया जाए। गो के 20वीं तरमीम ये हक देती है कि अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर इसमें मुशावरत करे। सही साहब, ये बताइए कि कल अल्ताफ साहब ने जरदारी साहब को भी फ़ोन किया और ये कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं, अलायंस हम नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी जानब वो शेखुल इस्लाम के साथ, क्या आप देख रहे हैं? ये तो कोई अचंभे की बात नहीं है। यहाँ पे रोज इत्तेहाद बन के टूट जाते हैं, एक दिन एक बयान, दूसरे दिन दूसरा बयान आता है। मगर मैं जिस बात पे अमेज्ड हूँ वो ये कि कादरी साहब, जाहिर है हम जानते हैं, कल शामी साहब भी इस पे बात कर रहे थे कैसे इनकी राइज हुई, कहाँ से आए, और मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब जो वालिद हैं जनाब नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने कैसे वो इनके बड़े मोतक़िद थे, ये भी बड़े मोतक़िद थे। मगर ये कितने बड़े, वो जो जमीन मिली है वो भी, मगर बात ये है कि इतनी बड़ी पोलिटिकल फोर्सेज, इतने बड़े कदावर लोग, और
कादरी साहब ने एक मार्च का बयान दिया तो लश्करकशी हो रही है। कितनी वल्नरेबिलिटी मुझे नजर आती है, कितने वल्नरेबल हैं ये लोग कि एक जिसकी कुछ सियासी पार्टी नहीं है जिन्होंने हमेशा शायद एक सीट जीती थी अपनी, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि लेकिन अगर 3 लाख आदमी इस्लामाबाद में इकट्ठे हो जाते हैं तो ये तो पूरे एक निजाम को खतरा तो लाख हो जाएगा। तकलीफदेह बात है कि ये सारी पार्टियां मिलकर तो 50,000 बंदा इकट्ठा नहीं होता। एक बजायर कम सियासी शख्सियत जिसकी मजहबी हवाले ज्यादा हैं, सियासी कम है, वो 3 लाख अगर लेके जा रहे हैं तो ये 20 साल से सियासत में यहां क्या करते रहे हैं कि ये इतने वल्नरेबल क्यों हैं इस वक्त? पूछने ये डेमोक्रेसी खतरे में है या इनकी कोई अपनी जाती चीजें खतरे में है? मसला ये है कि नहीं, लेकिन इसमें एक फैक्टर इन होते हैं, एक साहब वो आके कहते हैं 4 बातें करते हैं वो, और पूरी हलचल मच चुकी है। अब पीपल्स पार्टी का वफद जाके उनसे सिक्योरिटी के बारे में कर रहा है। ये कल तक वो जर बाबा कह रहे थे, वो सिक्योरिटी जो है वो रिस्क कह रहे थे। आपस में एक दूसरे को दुनिया की बदउनवान तरीन पार्टियां समझते हैं खुद, ये एक दूसरे को, हम नहीं, ये खुद कहते हैं आज ये हाथ में ला रहे हैं। ये क्या खेल है, ये कौम के साथ क्या ड्रामा है? लेकिन समी साहब मुमकिन बात ये है, देखें अगर जिस तरह ये उनकी तायीद कर रहे हैं कि 3 लाख, अगर आज एक पार्टी 3 लाख या 2 लाख या इवन 1 लाख बंदा भी कैपिटल में जाके हुकूमत को, सारे सिस्टम को डीरेल करते, कल कोई दूसरी जमात या इसी तरह की जो मजहबी जमातों का इत्तेहाद है वो भी 2 लाख बंदा ले जाएगा, वो इनका मैंडेट खत्म कर देगा। ये कोई जमहूरियत बात तो ये मैंडेट गया था ना यहाँ से, शाहदरे से आगे नहीं गया था। वो जो चीफ जस्टिस साहब का जुलूस था वो शाहदरे में खत्म हो गया था। ठीक है, हमें नहीं पता ये कामों की में खत्म होता है या ये आगे निकल जाता है इस्लामाबाद से। अच्छा ये बताइए ज़ीशान कि इसको पंजाब हुकूमत रोकने की कोशिश करेगी? नहीं, पंजाब हुकूमत इसको बिल्कुल नहीं रोकेगी। मियां नवाज शरीफ ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा, उन्होंने कहा कि अगर कानून के दायरे में रहते हुए किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ ऐसी नहीं की जाएगी तो हम कतई नहीं रोकेंगे। उनका कहना है कि लॉन्ग मार्च हर जमात का जमहूरी हक है और मुस्लिम लीग नून जमहूरियत पर यकीन रखती है। पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद की जानिब कोई भी आदमी, कोई जमात अपना कोई भी रैली जुलूस लेके जाना चाहे, माजी में दिफाए पाकिस्तान कौंसिल का भी लॉन्ग मार्च हुआ है, उसको भी नहीं रोका गया। उन्होंने कहा इतने बड़े लॉन्ग मार्च को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कहा जा रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। 50,000 लाख 2 लाख 3 लाख आदमी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। कहना किसी 4 दीवारी में किसी इहाते में अगर कोई जलसा हो तो उसको तो सिक्योरिटी के मेजर्स लिए जा सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन बज़ाहिर इतने बड़ा जितना मॉब डॉक्टर साहब बता रहे हैं इतने को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा अगर पीसफुल तरीके से वो इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे तो पंजाब हुकूमत की कोशिश होगी कि यहां से चले जाएं, फिर इस्लामाबाद वाले जाने और अलामा साहब तो इस्लामाबाद में तो वो आज एक वफद भी मिल रहा है उनके साथ, जिसमें वो कोई उनको एक मखसूस इलाका देने की पेशकश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पर हम बंदोबस्त कर सकते हैं धरना देने। जिंदगी का आलम है। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा इवेंट 14 को होने वाला है। मुझे तो नहीं, अल्लाह करे ऐसी हो जैसे हम सोच रहे हैं और वो जाएं जलसा जुलूस करें और वापस आ जाएंगे, यही होगा और क्या होना है। लेकिन बात यह है कि असल इसमें समझने की बात क्या है कि जितनी तेजी से सोशल बेसिस अरोड हुई हैं इन 4-5 सालों में पॉलिटिकल पार्टीज की, 2 मेन पार्टीज थी, एक पंजाब में हुकूमत कर रही थी, एक उधर हुकूमत कर रही थी। इन दोनों की सोशल बेसिस इस तरह अरोड हुई हैं कि एक नॉन फैक्टर और एक किस्म का नॉन पॉलिटिकल शख्स जो 4-5 साल बाद वापस आते हैं, ठीक है उनकी रिलीजियस फॉलोइंग है मगर इतनी भी ह्यूज नहीं है जितनी, अगर उन्होंने लाहौर में लाख 1.5 लाख या जितने बंदे भी इकट्ठे कर लिए, वो पूरे पाकिस्तान से आए थे, वो लाहौर का क्राउड तो नहीं था, लेकिन चले वो कर भी लेते हैं। तो ये कहां खड़े हैं? इन्हें मेरे ख्याल में अपने गिरेबान में देखना चाहिए, इन्हें अपनी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। अब आज अगर इनकी हुकूमत या ये सिस्टम हाथ से जा रहा है तो इनको इस बात की तकलीफ नहीं है, ये तो मार्शल लॉ में भी बैठे रहे, ये तो मार्शल लॉ की पीएम सीएम। अच्छा, अब इनको ये है कि जब ये लगा कि यार इस रियासत के किसी और धड़े ने तो नहीं कहीं आने की कोशिश करा, तो ये डेमोक्रेसी खतरे में नहीं होती, जाती इक़्तिदार खतरे में। अच्छा ज़ीशान, आप ये बताइए, आप इमरान खान साहब को भी, आप उनकी तहरीक इंसाफ को भी कवर करते हैं, आपने बताया कि अब उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी है। अभी तक इमरान खान साहब ने खुद तो जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी जमात के कुछ लोगों ने बताया। उनकी क्या हिकमत अमली है सारे? लेकिन सर थोड़ा सा मैं पिछली बात को इसमें ऐड करता हूं कि मुस्लिम लीग नून इतने बड़े जलसा जब इमरान खान ने किया था 30 अक्टूबर को, उन्होंने भी बातें यही की थी। तकरीबन इतना ही क्राउड था। एक तो वो क्राउड जो था वो थोड़ा सा जोशो खरोश वाला क्राउड था, चार्ज क्राउड था। यहाँ क्राउड बिल्कुल खामोश था, सिर्फ अलामा साहब तकरीर कर रहे थे जिस तरह मजहबी तकारीर होती हैं, लोग सुन रहे थे। अब मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का कहना है कि जो लाहौर के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, इलेक्शन वाइज उनको थ्रेट पीटीआई ने दी थी, उनको इस जलसे से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो इस चीज़ पर बिल्कुल मुतमईन है कि इसके अंदर ना तो कोई इनकी पब्लिक फॉलोइंग है, सिर्फ और सिर्फ जो मजहबी उनके अकीदतमंद है वो यहाँ आए थे। अब बात रह गई इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ जो ये बातें की हैं ये वही बातें हैं जो वो पहले कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने किसी लॉन्ग मार्च की धमकी नहीं दी। उन्होंने इंतखाबी अमल पर यकीन रखा, उन्होंने कहा इंतखाबात हों और हम इंतखाबात के थ्रू आगे जाएंगे। और अब की अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ बज़ाहिर अब तक खामोश है और उनका कोई इरादा नहीं है कि इनके लॉन्ग मार्च का वो हिस्सा बने।
वो खामोश तमाशाई का किरदार ज़रूर अदा करेंगे। और इस चीज़ पर इत्तफाक ज़रूर है कि जो ये वडेरा निज़ाम है और जो जागीरदारों का निज़ाम है, ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए और आम आदमी को आगे आना चाहिए। गोया आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तेल देखो, तेल की धार देखो। सभी सब जो कहते थे वडेरा आज़म खत्म, हम सुन रहे हैं सारी पार्टियों से पिछले 15 साल से वडेरा आज़म खत्म होना चाहिए। भाई इससे कभी किसी का इख्तलाफ हुआ है? कैसे खत्म होगा वडेरा आज़म? ज़रूरी इस्लाहत से होगा। इस पर कोई बात करता है? कादरी साहब ने भी बात नहीं की कि ज़मीनों के बारे में, ज़मीन का हिसाब क्या होगा, मकान और इंसान का रिश्ता क्या होगा, क्या आवाम को भी प्लाट मिलेगा या साफियों को और सियासतदानों को और ब्यूरोक्रेट्स को ही मिलते रहेंगे? कंक्रीट इशू पे कोई बात नहीं करेगा। हाँ, खौफ में मुब्तला है, और खौफ क्या है? अपने बेअमल होने का और अपने जो है वो डिलीवर ना करने का खौफ है इनको। और मेरा नहीं ख्याल इतनी बड़ी कोई क़यामत आ जाएगी या इतना बड़ा कोई माप वहां चल पड़ेगा इनके साथ, क्योंकि प्रोग्राम जो इन्होंने दिया है वो भी, उसमें भी कोई कंक्रीट बात हमें नजर नहीं आती कि जी मजदूर है, मजदूर को इलेक्ट होना, कैसे इलेक्ट होना चाहिए? क्या इलेक्शन इतना सस्ता हो जाएगा कि जो 6,000 8,000 रुपया महीना कमाने वाला इलेक्शन लड़ सकेगा? इन्होंने भी तो अधूरी बात। चले ठीक है, वो देखते हैं आगे। जो उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात 23 दिसंबर के जलसे में अलामा साहब ने बात की, अब आहिस्ता आहिस्ता जो टीवी टॉक शोज में और उनके इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं, अब वो कुछ ना कुछ डेविएट करते दिखाई देते हैं। कहीं वो कहते हैं कि अदलिया और फौज कोई यकीन दहानी करा दे तो लॉन्ग मार्च रुक सकता है। फिर किसी ने उनसे पूछा कि आप कहते हैं कि जी कोई नीट एंड क्लीन, कोई ऐसी पर्सनैलिटी, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और ऐसी मैं खुद हूं। नहीं, अब वो इस चीज से भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं, वो पीछे हट गए, वो कह रहे हैं जी मैं उम्मीदवार ही नहीं हूं। पहली तो बात है, वैसे भी वो कैनेडियन नेशनल है, बन ही नहीं सकते। तो और दूसरा साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि इन सारी चीजों से हट के अगर मुझे यकीन दहानी कराई जाए तो भी मैं रुक सकता हूं, और अगर मैं इस्लामाबाद जाता भी हूं तो भी उनके पास अभी कोई शख्सियात के नाम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है कि ABC किसको वो सामने लाना चाहते हैं, किन। वो कहते हैं कि मैं 14 तक मेरे पास टाइम है, मैं सोचूंगा, और जब हम 14 को जाएंगे तो पूरा एजेंडा साथ। चले अभी अलामा साहब भी सोच विचार करें, लेकिन मैं रात टेलीविजन देख रहा था तो उसमें जो उन्होंने अपने मजहबी जो उनके खिताबात थे, जिसमें उनके बड़े ख्वाब हैं और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी एक गुफ्तगू का जिक्र किया, तो चैनल्स पर वो सारा चल रहा था और कहा जा रहा था कि उनकी जो ईमान अफरोज़ तकारीर हैं और ख्वाब हैं उसको भी, अब वो भी आ गए हैं, उनको भी आवाम के सामने पेश किया जा रहा है। तो मामला खासा सेंसिटिव होता जा रहा है, क्योंकि जो रात में देख रहा था टेलीविजन पर उससे मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोगों का दिल दुखा भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनके नजरियात, उनके अकायद जो अलामा साहब बयान कर रहे थे उससे कतई तौर पर मुझे मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। लेकिन देखते हैं आगे चलकर ये क्या। आप खुद ही तो कहते होते हैं यहाँ बैठ के, समी इब्राहिम साहब के सहाफत में मेरी धड़े बनियां बन गई हैं। सहाफत का काम होता था कि अवाम के हकूक की निगरानी करना, अब वो सियासी धड़ों के तर्जमान बन गए हैं। लिहाजा इसकी बात नहीं, बात यह है कि उन्होंने ख्वाब में कोई उन्हें मिला था या नहीं मिला था, इस पे कोई बात नहीं कर रहा कि अवाम, आम आदमी की जिंदगी से भयानक डरावना ख्वाब अब कोई नहीं है इस मुल्क। अच्छा, अब हम अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं कि कल ये खबर आई कि तालिबान के एक अहम कमांडर मुल्ला नज़ीर एक ड्रोन हमले में वजीरिस्तान में वारसक के मकाम पर मारे गए और साथ उनके 2 अहम नायबीन भी मारे गए। जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि मुल्ला नज़ीर क्योंकि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक थे और उनके साथ एक सीज़ फायर कर चुके थे, उनकी जो एलिमिनेशन है उससे इस बात का इम्कान है कि अब दोबारा जो पाकिस्तानी तनसीबात हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, उन पर हमले हो सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे नुमाइंदे नासिर दावड़ अगर हमारे साथ हैं तो उनसे इस मौजू पर। नासिर, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सलीम भाई। नासिर, ये जो डेवलपमेंट हुई है, हमें ये बताइए कि सबसे पहले कि क्या ये मुस्तनद इतला है कि मुल्ला नज़ीर अब इस दुनिया में नहीं रहे, और दूसरा इसके असरात क्या होंगे? देखिए, मुल्ला नज़ीर कल परसों जो रात को जो ड्रोन हमला हुआ था आजम वारसक के मकाम पर, इसमें अपने 5 साथियों समेत वो हलाक हुए थे। उसके साथ 2 पिकअप ड्राइवर और कंडक्टर भी थे, तो वो हलाक हो चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इस हवाले से कल जो वाना बाजार है, लाखों की तादाद में लोग जमा हो चुके थे, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। उसमें खास जो लोगों को काबिल कबूल था वो इस बात पर था कि 2007 में मुल्ला नज़ीर ने हथियार उठाकर जो गैर मुल्की उज़्बक जंगजू थे, जिन्होंने मकामी आबादी को ये रगामाल बनाया था और लोगों को सजाएं दे रहे थे, और वो टार्चर सेल हमें उस वक्त दिखाए थे मुल्ला नज़ीर ने, जो उज़्बक जंगजू ने बनाए थे, और इसमें वजीर लोगों को सजाएं दे रहे थे। तो उनके खिलाफ 2 महीने जंग के बाद इस इलाके को उनसे पाक कर दिया, और जो अलकायदा के लोग थे वो सपोर्ट कर रहे थे वो, और अफगानिस्तान में जाकर जंग क्या करते थे, वहां पर अफगानिस्तान में जंग को वो जिहाद समझ रहे थे। यहाँ पर अच्छा, ये बताइए नासिर कि अब इसके असरात क्या होंगे? मुल्ला नज़ीर की एलिमिनेशन के बाद अब मंजरनामा क्या होगा?
देखिए, जो इसका असरात है वो ये कि चूंकि वो अफगानिस्तान में लड़ने वाले जंगजू थे और साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान के लिए भी वो कभी कभार मसले मसाइल बना रहे थे, तो इस हवाले से इसके जो असरात हैं वो सिक्योरिटी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी खुश आइंद हो सकते हैं और साथ साथ जो अमेरिकन है या जो अफगान नेशनल आर्मी है वहाँ पर जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे उसके लिए भी ये खुश आइंद इकदाम है। हालांकि यहाँ पर जो मकामी लोग थे उसके लिए वो इतने खतरनाक नहीं थे जितना कि टीटीपी वगैरह है, और नुकसान इनका ये भी हो सकता है कि इस वक्त जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और पाकिस्तान के खिलाफ वो लड़ रहे हैं इसके लिए भी एक नासूर बनता जा रहा था, क्योंकि गुज़श्ता माह कबल इसके ऊपर तहरीक तालिबान ने जो जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की थी, लेकिन उस पर तहरीक तालिबान ने हमला किया था, जो खुदकुश हमला किया हुआ था इसके ऊपर, और इसमें यह हुआ कि जो नासिर, मैं अब यहाँ पे नासिर, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इस मौजू पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ जो पंजाब में यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल की है जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर जाने से पहले नासिर दावड़ जो हमारे नुमाइंदे हैं पेशावर में, उनसे बात कर रहे थे, गुफ्तगू का सिलसिला उनसे जारी रखेंगे। नासिर, मैं बस आपसे अब ये पूछूंगा कि आज मीडिया में ये बहुत सारी रिपोर्ट्स छपी हैं जिसमें ये कहा गया है कि वो अच्छे तालिबान थे और उसका एक बैकलैश हो सकता है, इससे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़ी परेशान है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए वाकई ये एक परेशानी की बात भी है, क्योंकि मुख्तलिफ अवकात में जो उन्होंने गैर मुल्कियों के खिलाफ, खासूसन जो एंटी पाकिस्तान तालिबान थे उसके खिलाफ वो लड़े हैं। उन्होंने इस इलाके से अपने इलाके को, जो वजीर ट्राइब का इलाका है, इन जंगजूओं से खाली कर दिया था। और साथ साथ मैं बता दूं कि इसकी जगह अल्टरनेट सलाहुद्दीन आयूबी एक कमांडर है, उसको नॉमिनेट किया है, नामजद किया है, लेकिन मैं बता दूं कि वो शायद मौला नजीर की जो खिला है वो पूर्ण न कर सके, क्योंकि मौला नजीर अगर अफगानिस्तान में लड़ रहे थे तो भी वो एक माहिराना अंदाज वो रखते थे, और यहाँ पर भी मुख्तलिफ जो तहरीक तालिबान के साथ या इन गैर मुल्कियों के साथ जिसको जो पाकिस्तान के लिए भी नासूर था उसके खिलाफ भी वो लड़ चुके हैं एक जमाने में 2007 में। और आज तक वो लोग जो कभी वाना को अपना जन्नत समझते थे वो दोबारा अपने पैर न जमा सके, क्योंकि इसकी मौजूदगी जो थी उसके लिए एक बड़ा खतरा था। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक पर्सपेक्टिव दिया कि अब वहाँ पर क्या होने जा रहा है और लोग किस तरह महसूस कर रहे हैं। अच्छा, इसी से एक जुड़ी हुई खबर थी जो मैंने इब्तिदा में बयान की थी, क्योंकि दहशतगर्दी में उसामा बिन लादेन का जो नाम है वो लिखा जाता है, उनको एक मरकज़ी किरदार माना जाता है। एबटाबाद में जब उनकी हलाकत हुई अमेरिकी फोर्सेस के हाथों तो एक कमीशन बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को कल पेश कर दी गई है। हम जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ हैं। इमरान, ये बताइए कि जो बुनियादी सवाल था जिसके लिए ये कमीशन बनाया गया था कि ये मालूम किया जाए कि यहाँ पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की किसने मदद की और किस तरीके से वो रुपोश रहे और एस्टेब्लिशमेंट को पता नहीं चल सका, क्या इस रिपोर्ट में आपके सोर्सेज क्या बताते हैं? कोई जवाब है इस बात का? देखिए, इस रिपोर्ट में समी साहब जवाब सिर्फ इतना दिया गया है कि वो रुपोश रहे और एस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से लाइलम रही, और जो बुनियादी बात इसमें की गई है वो यही है कि डॉक्टर शकील अफरीदी के हवाले से बेसिकली कि वो उनकी मदद करते रहे। लेकिन जो उससे ज्यादा उछंबे की बात है वो ये है कि कमीशन अपने इतना अर्सा काम करने के बावजूद किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स की कमीशन ने, जिसकी वजह से इसके एक मेंबर ने इसके ऊपर एक तवील डिसेंटिंग नोट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा, उस मेंबर ने, कि बुनियादी तौर पर कमीशन की जिम्मेदारी थी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे कि कौन लोग हैं जो उसकी जिम्मेदार थे, कि जिनकी वजह से अगर उसामा बिन लादेन यहाँ पर मौजूद था और एस्टैब्लिशमेंट को या दीगर इदारों को नहीं पता था तो उस हवाले से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती। लेकिन ये कहा गया रिपोर्ट में कि वक्त आ गया है कि तमाम जो पावर कॉरिडोर्स के अहम पिलर्स हैं जिनमें पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, उनको चाहिए कि वो अपने जमीन को दिखाएं और अपने मुल्क के लिए सोचें। इस हवाले से कोई
प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना फिक्स की गई है, ना इसका जवाब वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि उनकी मौजूदगी के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट में से क्या किसी और जानिब से किसी किस्म की कोई मदद शामिल थी, या सिर्फ ये कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर लाइल्म रही। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। गोया ये कमीशन भी उस सवाल का जवाब तलाश करने में नाकाम रहा। इस कमीशन की भी जो रिपोर्ट है वो वैसी ही है जो बाकी बहुत सारे मामलात में बनाए जाने वाले कमीशंस और कमेटियों की। मैं एक यहाँ पे इंटरवीन करना चाहता हूँ। कल अमेरिका में एक फैसला आया कि यमन में जो ड्रोन लगा था तो उसमें एक अमेरिकी शहरी मारे गए थे, तो वो आज कोर्ट ने फेंक दिया और उन्होंने कहा अपने उस शहरी को कि आपको कोई हक नहीं है ये पूछने का कि ये ड्रोन, ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है ये कौन करता है। और एक बात और दूसरा मैं ये कमेंट कर दूँ, ये जो हमने मौलाना मारे गए हैं, जो नज़ीर और मुल्ला नज़ीर मारे गए हैं, हर रोज़ कोई ना कोई एक आध बढ़ता है। ये अजाब से हम उस वक्त तक नहीं निकलेंगे जब तक अमरीकी अवाम जिस तरह वियतनाम की जंग में वो नाजायज़ घुसे थे अंदर जाके, इसी तरह इस माशी बुरान से वो तंग आके यहाँ से अगर नहीं निकलते। और आखिरी बात रही इसकी कि उसामा बिन लादेन को किसने प्रोटेक्ट किया, उसको क्रिएट अमेरिकन इंपीरियलिज्म ने किया, यहाँ प्रोटेक्ट किया, तोरा बोरा में उसको भगाने में मुमिद्दो मोहम्मद साबित हुए। तो मेरे ख्याल में ये सारे ही इसमें शामिल हैं, इसमें हम किसी एक स्टेक होल्डर को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। अब चलते हैं उस खबर की जानिब कि पंजाब में यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल की हुई है। 2 दिन पहले उन्होंने अपने एक सीनियर को गुजरांवाला में शदीद तरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और लग नहीं रहा था कि ये तशद्दुद करने वाले कोई डॉक्टर हैं। तो सलीम शेख साहब से पूछते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। सलीम, ये बताइए पंजाब में इस वक्त हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है? लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत मिल रही है या नहीं? और दूसरा ये बताइए कि जो टीवी पे सब कुछ चला जिसमें वो डॉक्टर्स जो हैं मारते हुए नजर आए, तो जो डॉक्टर कम्युनिटी है क्या इस पे कुछ थोड़ी शर्मिंदगी उन्हें है या वो अभी तक अपनी उस हठधर्मी पर कायम है? जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो तो अपनी हरदर्मी पर उसी तरह बिल्कुल कायम है और उनका ये कहना है कि ये मामला जो है 1-2 रोज का नहीं था, 6 माह पहले से हम पंजाब हुकूमत को बारहा कह रहे थे कि जो डॉक्टर एडहॉक पर रखे गए हैं उनको रेगुलर कर दिया जाए और उनकी जो तनख्वाहें रोकी गई हैं वो दे दी जाए। उन्होंने 2 रोज कबल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और जब उनसे पूछा कि आपने जो है अपने सीनियर डॉक्टर्स को क्यों मारा, तो उन्होंने पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं और उन्होंने इसका तमाम जो मोर्द इल्जाम है पंजाब हुकूमत को ही कराया। और दूसरा जो आपने कहा है कि मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलत मिल रही है या नहीं मिल रही, आज तीसरा दिन है जो मरीज हैं वो खुआर हो रहे हैं और हुकूमत भी जो है वो कुछ नहीं कर रही। हुकूमत ने सिर्फ एक हैंड आउट जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि जो भी जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और लाजमी सर्विस एक्ट का भी नफाज कर दिया गया है कि अगर जो लोग मरीजों का इलाज करने से इनकार करेंगे उनके खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये है कि वो तादीबी कार्रवाई किस किस्म की होती है, क्योंकि 3 रोज तो हो गए हैं और डॉक्टर आ नहीं रहे, बल्कि जो लोग आना भी चाहते हैं। कल भी हमने देखा है कि जो ऑपरेशन थिएटर में आए हुए डॉक्टर थे और दूसरा हमला था उनको यंग डॉक्टर्स ने अच्छा ये वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि जो तशद्दुद किया जिन डॉक्टर्स ने, उनके हवाले से पंजाब हुकूमत क्या कहती है? क्या आपको कोई ऐसी बात नजर आती है हुकूमती अरकान में कि उनको सजा दी जाएगी डॉक्टर्स को, या उनको भी ये सियासत में माफ कर दिया जाएगा जिन लोगों ने गुजरांवाला में तशद्दुद किया? अभी तक तो बज़ाहिर यही लगता है कि हुकूमत कहती है कि जिम्मेदारान के खिलाफ हम कार्रवाई की जाएंगे, लेकिन जो पंजाब हुकूमत और YDA का माजी बताता है उससे नजर ये आता है कि इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। 1-2 दिन इसी तरह मरीज और खवार होंगे और उसके बाद फिर दोनों जो धड़े हैं पंजाब हुकूमत और YDA बीच में बैठेंगे और फिर बीच में बैठने के बाद सुलह हो जाएगी और जब सुलह होगी तो फिर इन्होंने कहना है कि लड़ाई से पहले वाला जो वाकया था उस पर जो है वो सबको बहाल कर दिया जाए और पंजाब हुकूमत और जो YDA वो दोनों कंप्रोमाइज कर लेंगी और जो जिस तरह माजी में होता है। और अगर इनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए हैं और जो आपका सलीम, मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको, एक तो मुझे ब्रेक लेनी है। आपका मतलब ये है कि ये जो डॉक्टर्स ने जो कुछ किया वो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि दे विल गेट अवे विद दैट। बहरहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद फिर दूसरी जो खबरें हैं उन पर हम बात करते हैं। वेलकम बैक।
काई साहब, आपने स्टोरी दी थी कि खसरे की वबा फूटने पर ये मेरे पास 5-6 पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं एलेबोरेट करना चाहता हूँ समी इब्राहिम साहब। एक तो ये कि ये जो 70% बच्चे मरे हैं ये वैक्सीनेटेड नहीं थे, और ये WHO की रिपोर्ट आई है जो हमें बताई भी गई, और डेथ टाल 300 इसमें बताई गई है, मगर जो गैर सरकारी अस्पतालों में मरे हैं उनका हमें पता नहीं है। और इसकी जो बुनियादी वजह ये बताई जा रही है वो ये है कि ये यानी 2011 की निस्बत 2011 में जितने बच्चे मरे थे उससे 5 गुना ज़्यादा बच्चे इस साल मरे। उसकी वजह सखर, शिकारपुर, गोटकी, उन जगहों का नाम मैं स्किप करता हूँ, मगर इसकी वजह क्या है कि सिर्फ 53% बच्चों को वैक्सीनेट किया गया। इसमें मामला यह है कि जब आप पहली वैक्सीनेशन करते हैं तो 70 से 80% तक उसका असर होता है, सेकंड में जाके फिर ओवर 95% इसका जो है असरात आते हैं। दो वजूहत जो WHO ने इसमें पॉइंट आउट की हैं वो ये कि जो आपका अनइवन डेवलपमेंट, शहरों में जो बच्चे हैं उनको तो एक्सेस हो जाती है, उनको ये वैक्सीनेशन भी मिल जाती है, मगर जब जो आप रिमोट एरिया में जाते हैं और अनइवन डेवलपमेंट की वजह से दो बातें हैं। एक तो शदीद मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, ख़ास तौर पर सिंध के बच्चे 2010 के सैलाब के बाद चूँकि हमने कोई वहाँ पर काम नहीं किया, और एक तो उनकी वो वल्नरेबिलिटी है उनकी खुराक ना मिलने की वजह से, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, और दूसरा ये कि आप उनको वैक्सीनेट भी नहीं कर सकते, लिहाजा उनके ये एक वबा के तौर पे दोबारा फैल रही है। मैं ये स्टोरी में इसलिए ये कर रहा हूँ कि हम बहुत बातें और वो लॉन्ग मार्च तो करते रहते हैं, और वो मुल्ला उमर ने इतने मार दिए, उसने इतने मार दिए, ये किसने मारे हैं? ये 300 बच्चों का खून किसके हाथ पे है? उसके साथ मैं दूसरी स्टोरी भी जोड़ देता हूँ कि ये इसे हम हादसा या बीमारी क्या के जो है अपना हाथ साफ कर लेते हैं। जब आप वैक्सीनेट नहीं करेंगे, एक साइंस ने आपको बता दिया है कि ये काम अगर हर इल्लत व मालूल हर चीज़ जुड़ी हुई है तो ये किलिंग है, और ये किलिंग कैसे है कि आप अपना काम नहीं कर रहे। इसी के साथ मैं दूसरी स्टोरी जोड़ दूँ, फिर आपने रियाज साहब से बात करनी होगी कि इस साल 1370 मजदूर मर गए, और हमारे PM साहब ने जाके चेंबर ऑफ कॉमर्स कराची में कहा कि ये जो कराची फैक्ट्री में जो आग लगी थी ये हादसा था। भाई कैसे हादसा था अगर वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है? ये हादसे अमेरिका में क्यों नहीं होते? यहाँ ही 1370 मजदूर क्यों मरे? जब आप उनके खून पसीने से बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल कमा के कोठियाँ और फार्म हाउस बनाते हैं और उनके लिए हिफाजती इंतजाम नहीं करते, तो फिर ये खून हम किसके हाथ पे तलाश करें? तो इट इज़ नॉट आर एक्सीडेंट, यू क्रिएट एन एक्सीडेंट। और ये मैं ये साथ ये अर्ज कर दूँ कि ये जो किलिंग है आपकी, ये जो ड्रामा हमने रचा रखा है ना, ये वार ऑन टेरर का, इतने मर गए, ये इतना मेहमत फिगर है, इतना मेहमत फिगर है आपके बच्चों के मरने का। 80 बच्चे डेली जो है नमूनियों से मर रहे हैं। ये वो दहशतगर्दी है जिस दहशतगर्दी को छुपाने के लिए कभी हम मुल्ला नज़ीर को मार देते हैं, कभी हम किसको मार देते हैं, और ये एक स्टोरी जो है इसको हम बैकग्राउंड में डाल रहे हैं, और ये असल कहानी है। और चूंकि इसी असल कहानी को आप एड्रेस नहीं कर ले, इसलिए आप तैयारुल कादरी से भी डरते हैं। तो मैं इसको पेश मैं इनकी बात को थोड़ा सा ऐड कर दूं। उन्होंने सिंध का दिया 53%। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब में भी सिर्फ और सिर्फ 57% ये वैक्सीनेशन हुई है, और पंजाब में भी अब केसेस निकलना शुरू हो गए। गो के 2-3 केस अभी तक सिर्फ मीडिया पे रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में भी मैं परसों एक हॉस्पिटल में हम गए थे कवरेज के लिए, एक बच्ची गुजरांवाला से छोटा बच्चा आया था 6-8 माह का, और महकमा सेहत का कहना है कि केसेस पंजाब में रिपोर्ट होना शुरू हो गए, और इसके लिए बाकायदा जिस तरह डेंगू पर एक कैंपेन बनाई गई थी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सिर्फ खसरे और इस किस्म की जो दीगर मूजी बीमारियां जो छोटी उम्र के बच्चों को ज्यादा थी उस पर एक बाकायदा कैंपेन लॉन्च करी। लेकिन उनका कहना है कि जब ये यंग डॉक्टर्स और इस किस्म के दीगर इश्यूज हैं, जो नॉन इश्यूज हैं, उनको इश्यूज बनाया जाएगा तो हम किस तरह जो काम करने वाले होंगे उनको कर लेकिन बहरहाल वो नॉन इश्यूज को इशू बनाए या ना बनाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है, सूबाई हुकूमतों की है कि वो इस पर सही एक मौसर हिकमत अमली के साथ आए। एक कॉलर है हमारे साथ लंदन से, इलियास साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इरशाद। सर मैं आपका भी प्रोग्राम देख रहा था, ठीक है जी, तो मुझे एक थोड़ा कंसर्न है। इधर बैठ के बहुत अच्छी तरह नजर आता है कि हम किस पोजीशन पे हमारा पाकिस्तान खड़ा है, ठीक है जी। हम इंतहाई जिल्लत वाली जो है ना पोजीशन पे खड़े हैं। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजर में, ठीक है जी। अभी ये देख लें कि 1000-1200 लोगों ने इस मुल्क को हॉस्टेज किया हुआ है। क्या बाकी जो 18 करोड़ लोग हैं उनका इस मुल्क के ऊपर कोई हक नहीं है? कि यही लोग हैं किसी को, तीसरे बंदे को, चौथे बंदे को, XYZ को ये आगे आने नहीं देते हैं। ये इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है इस कंट्री में, ये प्ले कर रहे हैं, हमें जलील कर रहे हैं। हम क्या करें? हम किधर जाएं? मुझे इस बात का सिर्फ जवाब दें। बहुत शुक्रिया जी इलियास साहब। काई साहब जवाब देंगे? देखिए मैं वो फ़र्क जो डॉक्टर फ़र्क सलीम साहब से मैं इत्तफाक करता हूँ। उन्होंने एक स्टडी थी उनकी कि 1942 से पिछले 42 ईयर्स में जितने इलेक्शंस हुए हैं उन्होंने उसकी असेसमेंट किया, और उन्होंने 1300 या 1400 अफराद निकाले हैं जो घूम रहे हैं इसमें। और ये ठीक कहते हैं कि नीचे से बंद कर दिया गया है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे मार्शल लॉ में तो खैर कौन घुस सकता है, वही घुस सकता है ना जो मार्शल लॉ डिक्टेटर के करीब हो। तो डेमोक्रेसी में अगर कोई एक गुंजाइश बनती है तो वहाँ भी हम क्या देखते हैं, फैमिली डायनेस्टीज हैं। अब हर बड़े लीडर के बेटा बेटी जो हैं वो आगे आ रहे हैं, फिर उनके हवारी उनके करीब आ रहे हैं। तो ये इसलिए चूंकि सियासी प्रोसेस आगे इस तरह से नहीं बढ़ पा रहा
इसकी माशी वजूहात की बिना पे, क्योंकि मैशत का बहुत बड़ा दखल हो गया है। आपकी मैशत का बहुत तनोमंद होना, बहुत बड़ा होना जरूरी है आपका सियासत में सर्वाइव करना। तो नए लोग, यूथ वो नहीं आ रही जिसकी ये बात कर रहे हैं। वैसे तो काजी साहब, अगर आप दुनिया भर के जो सियासी निज़ाम है उन पर आप नज़र डालें, चाहे यूरोप हो, चाहे हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया हो, अमेरिका हो, वहाँ पर अगर हम देखें जो उनकी कांग्रेस या पार्लियामेंट में जो लोग हैं उनमें से 60-70% वही लोग होते हैं जो, या वही फैमिलीज हैं जो कई सालों से क्राइसिस है। वो देखिए ना, क्राइसिस ये अमेरिका में भी यही क्राइसिस है, इंडिया में भी यही क्राइसिस है। और उसमें इंडिया में तो ये भी बता दूं आपको कि जिन पे कत्ल के, डकैती के, रेप के पर्चे हैं वो भी वहां बैठे हुए हैं। मतलब बेसिकली तो ये एक ऐसी क्लास का कब्जा हो गया। समी साहब ठीक कहते हैं कि कब्जा, अब इस कब्जे कुछ छुड़ाने की जब कादरी साहब ने बात की, कब्जा हमने और आपने करवाया ना, आवाम ने करवाया। लोग अगर उनको वोट ही ना दें, लोग वोट उन लोगों को दें जो उनमें से हों। नहीं, मैं बहुत दफा बहस कर चुके हैं। बात यह है कि वो अहल ही नहीं, वो अहल ही नहीं। आपके पास है 6 करोड़ रुपए इलेक्शन लड़ने के लिए, इस मुल्क के 99% लोगों के पास है 8-10 करोड़। ये बात आपकी, फिर आपको टिकट कौन देगा भाई? जब आपके पास पैसे नहीं है, आपको टिकट नहीं मिलेगा। अब क्या करें? अब तो ये हंट करते फिरती हैं सारी बड़ी पार्टियां, इलेक्टेबल्स ढूंढो ताकि अगर ये असेंबली बने तो उसमें हमारे बंदे ज्यादा हो। तो फिर कहां से आएगा मिडिल क्लास? लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहरहाल एक गरीब आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो जलील हो रहे हैं। लोग अपने राइट्स के लिए आगे निकलेंगे तो राइट्स मिलेंगे। अच्छा, हम आगे चलते हैं। एक हमने खबर दी थी, आजकल धुंध है, शदीद सर्दी है, अक्सर फ्लाइट्स का हम देखते हैं स्केड्यूल भी वो डिले हो जाता है, इसके बाद मोटरवे भी बंद हो जाता है। लेकिन ये जो मौसम है इसका सब्जियों पर, हमारी फसलों पर, हमारी सेहत पर क्या असरात होंगे, इसलिए हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट रियाज साहब हमारे साथ हैं। रियाज साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। रियाज साहब, ये बताइए कि ये जो सारा मौसम है, इतनी सर्दी है, एक तो ये बताइए कि क्या ये कोई गैर मामूली है, और दूसरा ये बताइए कि इसके असरात क्या होंगे फसलों पर, सब्जियों पर? जी बिल्कुल गैर मामूली तो नहीं है। मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल ट्रेंड होता है, और चूंकि हम भूल जाते हैं पास्ट ईयर्स को जिसमें ये प्रिवेल कर जाते हैं, जिस तरह लास्ट ईयर भी हुआ और उससे भी पहले, खासकर दिसंबर का जो एंड होता है और जनवरी अप टू 15 तक, ये ऐसा पीरियड है पूरे पाकिस्तान में सबसे सरतरीन सीजन होता है, पीरियड होता है जिसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी पीरियड में फॉल कर जाते हैं, सर्दी भी शदीद हो जाती है। और इसके अलावा जो फॉग टाइप या मिस्ट के लिए जो फेवरेबल सिचुएशन बनता है वो इसी दिसंबर और जनवरी के महीने में होता है। तो ये तकरीबन पास में भी काफी ऐसे स्पेल आए हुए हैं, जैसे तकरीबन ऐसे जनवरी में 2005 में तकरीबन 26 डेज बिल्कुल लाइट नहीं आई। नहीं, अच्छा, ये बताइए कि इसके असरात क्या हैं जो हमारे? जी, इसके असरात तो फिजिक पे भी और क्रॉप, तकरीबन जिंदगी के हर जो चीज है उस पे, हर एक पे ये तकरीबन जिंदगी उस पे असरात पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल हेल्थ पे इसका तो ज्यादा मेरे ख्याल में कोई डॉक्टर ही इस पे एक्सपर्टीज दे सकते हैं, लेकिन ये है कि उनकी इतनी ज्यादा इसका असर फिजिक पे है। इसके अलावा क्रॉस पे ये है कि जो डे लाइट नहीं मिल रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम ये बन जाता है कि जो उनकी डाइट है, खुराक है, वो बंद हो जाती है, वो जर्दी उसको पड़ जाती है। अच्छा रियाज खान साहब, ये कब तक चलेगा ये बता दें, हम ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, अभी फिलहाल तो इसकी जो शिद्दत है वो कम होती जा रही है। रहेगा तो ये जनवरी का जो महीना है इसमें आएंगे, लेकिन इसकी शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। 15 जनवरी तक इसमें स्पेल आते जाएंगे। कभी इसकी शिद्दत में कमी आएगी, कभी ज्यादती आएगी। इस वक्त जो सिचुएशन बन रहा है, इस वक्त तकरीबन फॉग की जो सिचुएशन है वो कम हो रही है, तो आगे भी चंद दिन और टेम्परेचर भी राइज होना शुरू कर जाएगा। अच्छा रियाज साहब, ये बताइए कि हम तो अक्सर सुनते रहते थे देहातों में भी कि जनाब ये ठंड पड़ गई है तो इससे कीनू मीठा हो जाएगा, माल्टे में रस में इजाफा हो जाएगा, ये भी कोई हकीकत है? ये आई एम सॉरी, मैं इस पे कोई कमेंट्स, क्योंकि ये कोई एग्रीकल्चरिस्ट इस पे कर सकता है। मैं क्रॉप पे ज्यादा जो हम पे जो असरात हो रहे हैं, सर्दी बहुत लग रही है, हमें कांप रहे हैं हम आजकल बाहर निकलते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब। अब देखें, इन्होंने कहा है कि जनवरी में ये खत्म हो जाएगा। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। काई साहब, आपने एक खबर बयान की थी कि बिल आखिर तौकीर सादिक बोल पड़े। जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैं जब आ ही रहा था प्रोग्राम के लिए तो एकदम से मुझे एक रिपोर्ट पे नज़र पड़ी कि वो स्काइप पे बोले हैं किसी जर्नलिस्ट से, और उन्होंने लंबा इंटरव्यू उनका एक नकल किया है। और वो ये है कि जब उनसे पूछा गया कि
कि हजूर आप क्यों भाग गए हैं और क्यों भाग खड़े हुए हैं, क्या इशू आपका। तो उन्होंने ये कहा कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं टॉप लीडरशिप जो है उसके खिलाफ कोई बयान दूं। तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि कौन मजबूर कर रहा है, तो नैब ने आपको अलर्ज किया है। तो फिर जब उनसे कहा गया कि जी नैब को तो फिर आपकी अपनी लीडरशिप ने अपॉइंट किया है, उनके वो हैंड पिक्ड हैं, तो इस पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कुछ जजेस के नाम लिए हैं कि जी 3-4 जजेस पे मुझे एतमाद है, 3-4 पे नहीं है, और मैं जो ये एक उन्होंने अहम स्टेटमेंट दी है। ये बताइए कि इस बात की कोई वजाहत की है कि मोटरवे पर उन्होंने जहांगीर बदर की गाड़ी में सफर किया था या अपनी गाड़ी में? अब ये उन्होंने पूछा नहीं है, मैंने सारा इंटरव्यू 1-2 दफा पढ़ा है। बहरहाल किसी न किसी गाड़ी में तो वो गए हैं, पुरस्कार सी गाड़ी में, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी मैं बिल्कुल फांसी लगा दी जाए अगर मैंने कोई गलती इस किस्म की हो। लेकिन जब उनसे किस किस्म की गलती? ये पैसे तोड़ने वाली या माल अंदर ये जो 70-80 बिलियन का तो उन पे ये अलर्ज किया गया है कि एक लॉस एक्सचेकर को हुआ है। मेरे ख्याल में वो रकम अभी नहीं बताएगी कि जो वो लेके दाएं बाएं हो गए हैं मुबैना तौर पे जो बताया जा रहा है, तो उसका भी पता नहीं चला। लेकिन वो कह रहे हैं जी कि अब चूंकि आपने मेरा, एक और बड़ी दिलचस्प बात की उन्होंने कहा जी अब चूंकि आपने मेरा पासपोर्ट ही कैंसिल कर दिया, अब तो मैं पाकिस्तानी शहरी हूं ही नहीं, लिहाजा मैं आपको जवाब दे ही नहीं हूं। तो ये भी उन्होंने फरमाया है। मगर ये एक जोक बन गया है, जो इसको मैं देख रहा था मुख्तसरन, इसको जो है फिर बहुत सी सवालों पे वो नालाम भी हुए। उन्होंने कहा जी ये जब उनसे ये पूछा गया कि भाई फसी बुखारी आखिर जबकि वो आपकी पार्टी के नॉमिनेटेड हैं, तो आपके खिलाफ वो क्यों ज़ाती तौर पर क्या कोई मुखासमत है आपकी उनकी? तो उस पर कहा, उन्होंने कहा कि मुझसे इधर उधर के सवाल मत पूछें और मैं इन सवालों का जवाब नहीं दूंगा। तो ये कहीं से बोले। हाँ, और एक बात ये कि स्काइप पे जो आ रहा था कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, तो श्रीलंका का नाम आया है। तो ये दिलचस्प, यानी ढाका में नहीं है, श्रीलंका में ये रिपोर्ट। अच्छा ज़ीशान, आप क्योंकि मुस्लिम लीग नून को कवर करते हैं, जब ये तौकीर सादक का सारा मामला आया और यहाँ से वो फरार हुए, तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद जो पंजाब गवर्नमेंट है वो भी उन्हें कुछ ज़्यादा पकड़ने में दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि जब हमने उनकी फ़ोन कॉल्स ट्रेस की, जहाँ हमें इतला मिली, कहीं ना कहीं हुकूमत की तरफ से जो बज़ाहिरी तो था कि इंटेंशन थी पकड़ने की, लेकिन कहीं से उनको लीक्स जा रही थी, पता चल रहा था। जैसे कि उनके भाई का फार्म हाउस है रायवन रोड पे, जब पुलिस वहां पहुंची तो हमारे ज़राए का कहना है पुलिस के पहुंचने से कुछ देर कबल वो वहां से रुखसत हो गए। फिर कहा जाता है कि वो इकबाल टाउन में जहांगीर बदर के घर गए कुछ देर के लिए। यानी पुलिस के पास लीड्स थी, अब या तो पकड़ना नहीं चाह रहे थे या उनको कोई बता रहा था, क्योंकि जहां जहां से वो गुजर रहे थे जब वो चले जाते थे तो पुलिस और वो आमिर भी था ना, क्या वो जो दूसरे मुल्कों में लोगों को भेजने का बहुत बड़ा स्कैम था, क्या नहीं, यहाँ लाहौर में ही थे जो जिनके खिलाफ केस था, आसिम मलिक साहब थे, और उन्होंने बेतहाशा लोगों को रिप ऑफ किया। और मैंने तो यहाँ अपने इवन बाहर लोगों को यहाँ पे इकट्ठे होकर एक दिन आए थे जो उजड़े हुए लोग थे जिनको वो चकमा देते रहे, उनके साथ भी यही हुआ। फेडरल गवर्नमेंट भी के अंदर ही ऑफिशियल थे जो उन्हें बचा रहे थे, सूबे पे भी उंगली उठाई आपके सामने। नजर आती है कि ये जो बड़े लोग हैं इस तरह के जिन्होंने बड़ा माल बनाया, लगता है जिनके पास कोई भी हुकूमत उनको पकड़ने में चाहे वो वफाकी हो या सूबाई हो संजीदा नजर नहीं आता। मैं इसमें एक चीज और ऐड करूं, आसिम मलिक का आज से 3 साल कबल इसी तरह हम रिपोर्टिंग में एक दफा मैं कोई स्टोरी कर रहा था तो किसी ने मुझे बताया कि ये जो स्कैंडल इन पे आएंगे कुछ देर में वो ये होगा कि ये नेशनल बैंक को इन्वॉल्व करते हैं और लोगों को कहते हैं कि अगर आपने जाना है तो पैसे नेशनल बैंक में जमा करवाएं। वो नेशनल बैंक का नाम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है गालबन के वो क्योंकि स्टेट ओन्ड बैंक है और लोग आराम से ट्रस्ट भी कर लेते हैं, वहां से फिर वो ऐसे अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करते हैं कि ना लोगों को पता चलता है। उस वक्त भी हमने इस पे कुछ काम किया, लेकिन जो उनका असर और रसूख हुकूमती हलकों में था उसके बायस वो पैसे बांट। समी साहब सीधी बात, आपने 5, 10, 15 अरब रुपया या कोई भी अमाउंट कोई भी अंदर कर लिया, उसके बाद आपने उसमें से 1.5-2 बिलियन बांट दें, आप समझ गए। ये तो पुरानी वो भी मुल्क से बाहर है, जी बिल्कुल सारे बाहर हैं, वो कोई भी नहीं पकड़ा जा रहा। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो एक जो एंडिंग पे मैं बात करना चाह रहा था, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने इंडिया में सीरीज जीत ली। कल तो उनकी बॉलिंग ने बहुत ही यानी एक कमाल था और वो रोते धोते नजर आ रहे थे हमें इंडिया वाले, और खास तौर पर जो हमारे बॉलर्स ने बांध के उनको रखा। और धोनी बेचारा जो है, हमें तो बड़ी मुसरत हुई जिस तरह से वो खेला, मगर उसके अपने मुल्क वाले खासे नालाए हैं उससे, मगर फिर भी वो 54 कर गया। बहरहाल एक अच्छी खबर थी और पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद इस पर कि टीम हमारी इंडिया में उसने फतह हासिल की। और आखिर में जाते जाते जिक्र करते हैं शाहजेब का, जिसको कराची में कत्ल कर दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस की समाअत है। तवक्को करते हैं, उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो मुतासरा फैमिली है उसको यकीनन इंसाफ दिलवाएंगे। अपना और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मंडे को फिर आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।